हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर गुड एंड डूइंग वेल। एंड एज यू नो, we were discussing the parts of the cell, and under that category uh, we have discussed the structure of the cell membrane, and to some extent also discussed the function of the cell membrane. So remaining part of the function of the cell membrane we will cover in this video or in this lecture. So let's begin. So सेल मेम्ब्रेन के बारे में हम बात कर रहे थे, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन में हमने क्या चीज देख ली थी। सेल मेम्ब्रेन में हमने देखा था कि ये एक्चुअली जो है सिलेक्टिवली परमिएबल होती है, ठीक है। एंड सिलेक्टिवली परमिएबल का मतलब है कि कुछ सिलेक्टेड चीज़ों को ही या सिलेक्टेड जो है सब्सटेंसेस को ही जो है अंदर आने देती है और कुछ सिलेक्टेड को ही बाहर जाने देती है, ठीक है। तो ये सिलेक्टिवली परमिएबल है। इसमें हमने देख लिया था कि किस तरह से जो है ये गैसेस को एक्सचेंज करती है, मतलब गैसेस के एक्सचेंज को फैसिलिटेट करती है, ठीक है। गैसेस के एक्सचेंज को फैसिलिटेट करने में जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो कह सकते हैं कि प्रोसेस थी, वो प्रोसेस कौन सी थी आपकी, डिफ्यूजन। सो डिफ्यूजन हमने डिस्कस कर लिया था। डिफ्यूजन क्या था, स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ द सब्सटेंस फ्रॉम द रीजन ऑफ द हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ द लोअर कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। सो ये बात हमने देख ली थी कि किस तरह से गैसेस जो है वो एक्सचेंज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन। वाटर की अगर हम बात करें कि सेल के अंदर जो है वाटर किस तरह से जाता है और किस तरह से बाहर आता है, तो सेम ही चीज़ है ये। जैसे कि गैसेस जो है एक्सचेंज हो रही थी, उसी तरह से जो है वाटर भी एक्सचेंज होगा, ठीक है। मतलब डिफ्यूजन की प्रोसेस उसमें भी सेम ही होगी, बट डिफरेंस क्या होगा कि वहाँ डिफ्यूजन को डिफ्यूजन ना बोल करके हम क्या बोलेंगे, ऑस्मोसिस बोलेंगे, ठीक है। वाटर के केस में हम क्या बोलेंगे, उसको ऑस्मोसिस बोलेंगे। सो ऑस्मोसिस इज द स्पेशल केस ऑफ द डिफ्यूजन, एंड इन दैट केस और द इन केस ऑफ द ऑस्मोसिस द मूवमेंट ऑफ द वाटर इज टेक प्लेस, ठीक है। सो यहाँ पर अब हम थर्ड जो फंक्शन की बात कर रहे हैं वो क्या हो रहा है। सो वाटर या movement of water in and out of the cell is also obeyed the law of diffusion. So law of diffusion, but here the process is called the osmosis, ठीक है। अगर सेपरेटली आपसे ऑस्मोसिस की डेफिनेशन पूछ ली जाए तो ऑस्मोसिस की डेफिनेशन आप क्या लिख पाएंगे कि द मूवमेंट ऑफ वाटर, ठीक है, फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर concentration to the region of lower concentration, ठीक है। सो ये क्या हो जाएगी आपकी ऑस्मोसिस की
सिंपल डेफिनेशन हो जाएगी, हालांकि जो है इसमें कुछ और भी एस्पेक्ट्स हैं, बट आपको अभी के लिए इतना ही समझना है। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो वाटर का मूवमेंट होता है इसमें एक क्या कह सकते हैं कि कुछ फैक्टर्स होते हैं जो इसको इसके मूवमेंट को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो वो फैक्टर जो होते हैं वो होते हैं आपके डिजॉल्व कंटेंट ऑफ सॉल्ट एंड sugar. So how much salt and sugar is dissolved in the water affects the movement of the water in and out of the cell. So देखते हैं कि ये किस तरह से अफेक्ट करता है वाटर की मूवमेंट को, ठीक है। So the movement of water in and out of the cell is affected by the dissolved content of salt and sugar. कितना salt and sugar जो है वो डिजॉल्व है, उसके हिसाब से जो है ये वाटर का मूवमेंट होता है, ठीक है। और उसी के बेसिस पे जो सेल होता है, सेल के बाहर का जो सॉल्यूशन है उसको हम अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, ठीक है। सो accordingly the solution outside the cell is categorized into three parts. ये थ्री पार्ट्स कौन कौन से हैं? नंबर 1 हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, नंबर 2 isotonic solution. So isotonic solution, and number 3 is the hypertonic solution. ठीक है। ये 3 टाइप के सॉल्यूशंस जो है सेल के बाहर आपको देखने को मिलते हैं। इनको थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं कि ये किस तरह से वाटर के मूवमेंट को अफेक्ट कर रहे हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं पहले वाले की, हाइपोटोनिक के केस में, सो हाइपोटोनिक के केस में क्या होगा, सपोज ये आपके पास सेल है, ठीक है, और इसके अंदर भी क्या है, कुछ एक तरह से हम कह सकते हैं कि सॉल्ट प्लस शुगर और साथ ही साथ जो है वाटर भी है, ठीक है। और यहाँ पर भी क्या है, वाटर है, ठीक है। वाटर के अलावा इसमें भी क्या है, सॉल्ट प्लस शुगर, ठीक है। सॉल्ट और शुगर इसके अंदर भी है, ठीक है। ये एक चीज हो गया। अब यहाँ पर क्या होगा कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के केस में बेसिकली जो वाटर है, ठीक है, हाइपो का मतलब होता है लेस या फिर कम, ठीक है।
तो कम हाइपोटोनिक, हाइपो मतलब कम और टॉनिक मतलब सॉल्ट प्लस शुगर, ठीक है। तो उस केस में यहाँ पर क्या है, वाटर, वाटर क्या होगा, मोर, सॉल्ट प्लस शुगर क्या होंगे, लेस, ठीक है। सॉल्ट और शुगर लेस होने का मीनिंग क्या है कि ये सॉल्यूशन कैसा है, डाइल्यूट है, ठीक है। और डाइल्यूट सॉल्यूशन मतलब वाटर का कॉन्सेंट्रेशन बाहर क्या है, ज़्यादा है ना। और उसके कंपैरिजन में वाटर यहाँ पर क्या होता है, लेस होता है, और सॉल्ट एंड शुगर क्या होते हैं, वो ज़्यादा होते हैं, ठीक है। मतलब इसका मीनिंग क्या है कि सेल के अंदर क्या है कि वाटर कम है, इसका मतलब है कि सॉल्यूशन वहाँ पर कैसा है, एक तरह से कॉन्सेंट्रेटेड है या फिर गाढ़ा है, ठीक है। तो बाहर ज़्यादा पानी है और अंदर कम पानी है, वाटर जो है, तो वाटर का मूवमेंट किधर होगा, बाहर से अंदर की तरफ, ठीक है। और ऐसा होने से जो है वाटर अगर अंदर पहुंच रहा है, वाटर का मूवमेंट जो है अंदर हो रहा है, तो ये सेल क्या हो जाएगी, स्वेल अप हो जाएगी, मतलब क्या हो जाएगा, ये एक तरह से स्वेलिंग इसके अंदर आ जाएगी। सो हम कह सकते हैं कि ये क्या है आपका हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। और इसके अंदर क्या होगा, नेट वाटर वाटर मोर outside the cell, outside the cell, ठीक है, as compared to the water inside the cell, ठीक है। and salt and sugar is less outside the cell as compared to the salt and sugar inside the cell, inside the cell. So net movement of water inside the cell, inside the cell is more, and the cell will swell up, ठीक है। सेल क्या हो जाएगी, फूल जाएगी, ठीक है। सो ये था हमारा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं किसकी, आइसोटोनिक सॉल्यूशन की, सॉरी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की। सो यहाँ पर क्या होगा, ये सेल है आपके पास, ठीक है। और सेल के अंदर पहले से ही क्या है, एक तरह से जो वाटर है, वाटर का कंटेंट ऑलरेडी क्या है, बहुत ज़्यादा है, ठीक है। वाटर का कंटेंट इसके कंपैरिजन में अगर हम देखें तो वाटर इसके अंदर क्या है, बहुत ही कम है, ठीक है। सॉल्ट शुगर की अगर हम बात करते हैं तो सॉल्ट शुगर यहाँ पर क्या है, बहुत कम है, मतलब सॉल्ट प्लस सॉल्ट शुगर जो है ये कम है, वाटर क्या है, ज़्यादा है। तो वाटर अब कहाँ, और यहाँ पर इसका उल्टा हो रहा है, मतलब यहाँ पर जो है वाटर कम है और सॉल्ट शुगर क्या है, सॉल्ट और शुगर जो है वो एक तरह से क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा कि जो वाटर है, जो ज़्यादा वाटर अंदर है, वो कहाँ आना शुरू हो जाएगा, बाहर आना शुरू हो जाएगा, और सेल क्या हो जाएगी, श्रिंक होना चालू हो जाएगी। तो ये हो गया हमारा क्या, एक तरह से हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। इसके अंदर क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर हम देखने की कोशिश करें, सो
water more inside the cell compared to, or as compared to the water outside the cell salt and sugar is less inside the cell as compared to the outside of the cell, and water starts coming out, or net water starts coming out of the cell, and cell will start shrinking. ठीक है, सेल क्या होना लग जाएगी, श्रिंक होना स्टार्ट हो जाएगी. तो ये था हमारा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन. अगर हम बात करते हैं किसकी, एक और सॉल्यूशन की जो कि बीच की कंडीशन है, और इसमें क्या है कि सॉल्ट और शुगर का जो कंटेंट है वो अंदर और बाहर क्या होगा, ऑलमोस्ट सेम होगा. ठीक है, जितना वाटर या सॉल्ट जो है इसके अंदर है उतना ही बाहर होगा. ठीक है, सो ठीक है, और इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो नेट मूवमेंट है वाटर का वो जो है ऑलमोस्ट सेम रहेगा, और ना तो सेल जो है श्रिंक होगी और ना ही क्या होगी, स्वेल होगी. ठीक है, सो इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन. ठीक है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन. इसमें आप पॉइंट्स यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि वाटर प्लस सॉल्ट concentration is almost same in and out of the cell. Neither shrink nor swell up. ठीक है, सो ये हो गया हमारा आइसोटोनिक सॉल्यूशन. सो ये थे हमारे आइसोटोनिक ये जो सॉल्यूशंस हैं, और इस तरह से जो है हम कह सकते हैं कि वाटर का मूवमेंट जो है वो फैसिलिटेट होता है. क्या हम कह सकते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्ट एंड शुगर, ठीक है, इन सॉल्ट एंड शुगर अफेक्ट्स द मूवमेंट ऑफ द वाटर. ठीक है, सो ये हमारा सेल मेम्ब्रेन का एक और फंक्शन हो गया. अब लास्ट जो एक और फंक्शन हम देखते हैं, नॉट लास्ट, नेक्स्ट फंक्शन जो सेल मेम्ब्रेन का है वो होता है क्या कि, क्योंकि हमने देखा था जब स्ट्रक्चर की प्रोटीन जो होता है वो सेल मेम्ब्रेन को फ्लेक्सिबिलिटी देता है, और फ्लेक्सिबिलिटी जो सेल मेम्ब्रेन की फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो किस काम में हेल्प करती है. तो ये सेल मेम्ब्रेन कुछ जो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे कि अमीबा वगैरह, उनके जो फूड है और जो दूसरे सब्सटेंसेस हैं उनको जो है एनगल्फ करने में हेल्प करती है. ठीक है, और ये जो प्रोसेस होती है एनगल्फ करने की, ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से,
उसको हम बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। ठीक है, मतलब हम क्या लिख सकते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ, नेक्स्ट फंक्शन हम लिख रहे हैं फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन helps microscopic organisms like amoeba etc. to engulf food and other substances. ठीक है, this process is known as the एंडोसाइटोसिस। इसको एंडोसाइटोसिस कहते हैं। मतलब ये फ्लेक्सिबल होती है कुछ इस तरह से। सो जब भी जो है इसको फूड एनगल्फ करना होता है तो ये इस तरह से अपने आप को जो है अपनी ग्रोथ को बढ़ा लेती है और आगे चल के जो है ऐसे फूड को कवर करके जो है पूरा का पूरा फूड जो है वो मटेरियल अंदर ले आती है। ठीक है, अमीबा वगैरह के अंदर। सो ये जो है प्रोसेस एंडोसाइटोसिस होती है। मतलब हम कह सकते हैं कि एनगल्फिंग ऑफ फूड में जो है माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स को हेल्प करती है सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, और क्या है, कुछ जनरल फंक्शंस भी है, आपको पता है कि ये प्रोटेक्ट करती है, प्रोटेक्ट फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ठीक है, और साथ ही साथ जो है सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या होगा, इट सेपरेट्स itself from surrounding cells। ठीक है, सराउंडिंग सेल्स से जो है सेल्स एंड एक्सटर्नल मीडियम। ठीक है, सराउंडिंग सेल जो होती है उनसे इसको सेपरेट करती है, साथ ही साथ जो एक्सटर्नल मीडियम होता है और दूसरे सब्सटेंस उनसे भी एक तरह से ये अलग करती है अपने आप को। ठीक है, या सेल को। सो ये सारे थे क्या जो सेल मेम्ब्रेन है उसके फंक्शंस। ठीक है, अब आपके लिए आज का होमवर्क। ठीक है, होमवर्क क्या होगा आज का, सबसे पहले आपको एनसीईआरटी होमवर्क आपका क्या है, एनसीईआरटी का पेज नंबर 60 उसकी एक्टिविटी जो है एक्टिविटी 5.3 आपको परफॉर्म करनी है, उसको ट्राई करना है, बहुत इजी है, कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, सेकंड जो आपका होमवर्क है वो है कि आपको ये क्वेश्चंस जो अटेम्प्ट करने की कोशिश करना है कि हाउ द कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन एंड वाटर moves